बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 एंड ऑफ टर्म का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 डेविड एचेस ने लिखा है। डेविड एचेस 1912 में पैदा हुआ और 2005 में इसकी वफात हुई। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। इसकी पैदाइश जो थी वो इंग्लैंड में हुई और इसकी वफात स्कॉटलैंड में। ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि डेविड एचेस 1912 में इंग्लैंड में पैदा हुआ और 2005 में इसकी वफात स्कॉटलैंड में हुई। अगर हम डेविड एचेस के बारे में देखें तो डेविड एचेस ने एंड ऑफ टर्म चैप्टर लिखा है। तो अगर आपकी ब्लू कलर पे जो बॉक्स है ब्लू कलर वाला उस पे नजर हो तो देखिए जरा, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। एंड ऑफ टर्म इज अ ऑटोबायोग्राफिकल एसे इन विच डचेस रिकॉल्स द स्कूल डेज। ये ऑटोबायोग्राफिकल एसे है जिसमें डचेस जो है वो अपने स्कूल के दिनों को याद करता है। तो इसमें डेविड डचेस ने अपने बारे में बताया है और अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताया है। स्कूल की जो यादें थी वो इस ऐसे में डेविड एचेस ने शेयर की हैं। तो ग्रीन कलर पे देखें जरा, ग्रीन कलर वाले बॉक्स में देखें जरा। डचेस एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड मेमोरीज रिगार्डिंग हॉलीडेज। अब वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो मेमोरीज हैं, उनका इजहार करता है छुट्टियों के बारे में। जो उसकी फीलिंग्स थी, छुट्टियों के बारे में जो उसकी यादें थी, वो उनका इजहार करता है। एंड क्रिटिसाइज द रिगोरियस एंड बोरिंग स्कूल सिस्टम। और वो बोरिंग स्कूल सिस्टम पर तनकीद भी करता है। यानी डेविड एचेस अपनी छुट्टियों के बारे में जो उसके जज्बात थे, जो उसकी फीलिंग्स थी, जो उसकी यादें थी, वो इनका इजहार करता है और उकताहट पैदा कर देने वाले स्कूल सिस्टम पर वो तनकीद करता है। रेड कलर में देखें तो डचेस फ्रैंकली टॉक्स अबाउट हिज पॉवर्टी। एंड ऑफ टर्म चैप्टर में डेविड डचेस जो है वो फ्रैंकली अपनी गुर्बत का इजहार करता है। एंड डिस्क्राइब दोज डिजायर्स, और उन ख्वाहिशात को बयान करता है दैट रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, जो पूरी ना हुई। यानी डेविड एचेस इसमें अपनी पॉवर्टी, अपनी गुर्बत के बारे में, अपने वालिदैन की गुर्बत के बारे में बताता है और अपनी ख्वाहिशात के बारे में बताता है जो उसकी पूरी जिंदगी में पूरी ना हो सकी। डेविड एचेस की दो ख्वाहिशात का जिक्र किया है। एक तो इसने ट्राईसाइकिल और आइसक्रीम का, जिसका हम आगे जाके जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो ख्वाहिशात थी जो डचेस की उसके वालिदैन पूरी ना कर सके थे। अब आगे ब्लैक कलर के बॉक्स में देखें तो जरा, डचेस पोसेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड ही टेल्स इवन माइन्यूट डिटेल्स। और क्या ही शानदार याददाश्त रखता था डचेस। और इसने अपनी स्कूल लाइफ के बारे में छोटी से छोटी बात को भी एक्सप्रेस किया है। इसे ऐसे में इसने अपने स्कूल लाइफ के बारे में जो छोटी से छोटी बात थी, छोटे से छोटे जो जज्बात थे, उनका इजहार इसने बड़ी ही उम्दगी के साथ किया है। जी, डेविड डचेस होम। डेविड डचेस ने अपने घर के बारे में बताया है। 2 फ्लोर होम था इसका, एटिक फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर। एटिक फ्लोर पे बलाई मंजिल पर डेविड, लॉयनल और सिल्विया रहते थे। डेविड लॉयनल एक बेडरूम में सोते थे और जबकि दूसरे बेडरूम में इनकी बहन सिल्विया सोती थी। जबकि ग्राउंड फ्लोर पर मेड सर्वेंट, इनकी नौकरानी रहती थी। नौकरानी का काम यह होता था कि इनको सुबह बर वक्त उठाना, बर वक्त इनको तैयार करना और इनको स्कूल भेजना, और इनके खाने का, इनके कपड़ों का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी इस नौकरानी की थी। तो रात को जब डेविड, लॉयनल और सिल्विया सो जाते तो सुबह
मेड सर्वेंट जो थी, नौकरानी जो थी, वो क्या करती, वो निचली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाती। तो जब वो सीढ़ियां चढ़ती तो उसके पांव से जो टक टक की आवाज आती, वो जब आवाज डेविड लॉयनल और सिल्विया के कानों में पड़ती तो उन्हें यूं महसूस होता जैसे कोई जहन्नम का बुलावा आ रहा हो। रिगार्ड इट समन्स टू डैमिनेशन, वो इसे कहते थे शायद ये जहन्नम का बुलावा है। तो जब वो सुबह होती थी तो वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने कदमों की टक टक की आवाज के साथ जब वो ऊपर की जानिब जाती थी, और जब वो ऊपर जा रही होती थी, शी अनाउंस्ड, तो वो ऐलान करती थी इन डीप फुनरल साउंड, एक पुरसोज आवाज में। यानी पुरसोज आवाज तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि सुबह जिन्होंने उठना होता है तो उनके लिए जारी बात है ये एक खौफनाक आवाज होती थी। लॉयनल, डेविड, सिल्विया, टाइम, कहती क्या थी? लॉयनल, डेविड, सिल्विया, टाइम, यानी जो पुरसोज आवाज होती थी वो कहती क्या थी? वो कहती ये थी कि डेविड, लॉयनल, सिल्विया, टाइम, यानी उठने का वक्त हो गया। तो यानी मेड कॉल फॉर प्रिपरेशन, उन्हें उठाने के लिए वो जाती ताकि वो तैयार होकर स्कूल जाएं। तो सुबह के वक्त सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाती और वो ऐलान करती कि आपके उठने का टाइम हो गया है। तो अल्फाज क्या होते थे? लॉयनल, डेविड एंड सिल्विया, टाइम। अब रिएक्शन क्या होता था जब ये नौकरानी उन्हें उठाने के लिए बुलाती थी? तो उनका रिएक्शन क्या होता था? डेविड डचेस कहता है समन्स टू डैमिनेशन, ये रेड कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। कहता है समन्स टू डैमिनेशन, हमें तो ऐसे लगता था जैसे कोई जहन्नम का बुलावा आ गया हो। दूसरे पॉइंट में लिखा है डिस्मल एंड ग्लूमी एक्सपीरियंस, कहता है ये इंतहाई अफसुर्दा और गमनाक तजर्बा होता था। यानी डेविड डचेस कहता है कि मैं मजीद सोना चाहता था, हम मजीद सोना चाहते थे, हैड टू वेक एट एनी कॉस्ट, लेकिन हमें हर सूरत में उठना पड़ता था। यानी जब वो आवाज आती थी तो हमें पता चल जाता था कि अब हमें हर सूरत में उठना पड़ेगा। जैसे जो बुरे काम करता है तो उसको जब जहन्नम का बुलावा आ जाता है तो उसको जाना ही पड़ता है, चाहे वो कितना ही रेजिस्ट कर ले। तो डेविड डचेस कहता है कि जब ये फैसला हो जाता था, जब वो ऐलान कर देती थी, जब वो टाइम का हमें बता देती थी, तो फिर हमें हर सूरत में उठना पड़ता था। तो ये डेविड डचेस ने जो है वो हमारे साथ अपना घर का और सुबह के वक्त उठने का जो है वो जो उनके मामलात थे वो हमारे साथ उसने इस चैप्टर में हमें बताए हैं। जी नेक्स्ट है जी डेविड डचेस एजुकेशनल कैरियर। यहाँ पे इस चैप्टर में एंड ऑफ टर्म में डेविड डचेस ने अपने एजुकेशनल कैरियर का जिक्र किया है। एजुकेशनल कैरियर में उसने अपनी स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ का जिक्र किया है। स्कूल लाइफ कैसी थी? कहता कंपल्शन टू अटेंड क्लासेस अटेंड करने की कंपल्शन होती थी। नो फ्रीडम, कोई आज़ादी नहीं होती थी। हैड टू वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करना पड़ती थी। यानी स्कूल वर्क, स्कूल में काम करना, होमवर्क, फिर घर का काम मिल जाना, टफ कंपटीशन और बहुत सख्त मुकाबला होता था। नो टाइम टू रिलैक्स, और आराम करने का तो वक्त ही नहीं मिलता था। यानी यहाँ पे टफ कंपटीशन का जिक्र, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डेविड डचेस कोई निकम्मा स्टूडेंट नहीं था, बल्कि ये ज़हीन तालिब इल्म था और स्कूल के काम में अक्सर ये लुत्फ उठाता था। लेकिन इसके बावजूद ये क्या समझता है कि बहुत ज़्यादा स्कूल वर्क, होमवर्क, टफ कंपटीशन, नो टाइम टू रिलैक्स, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी खुसूसियात उसकी स्कूल लाइफ में पाई जाती थी। यानी स्कूल वर्क भी करना पड़ता था, होमवर्क भी करना पड़ता था, कंपटीशन में भी ये फुल पार्टिसिपेट करता था, नो टाइम टू रिलैक्स, और इसके पास बेचारे के पास आराम करने के लिए वक्त नहीं होता था। और नेक्स्ट पॉइंट देखें, डल, बोरिंग एंड टायरसम। और स्कूल लाइफ को क्या कहता है? डल, बोरिंग, यानी बोरियत वाली जिंदगी थी, उकता देने वाली जिंदगी थी। यानी कोई आज़ादी नहीं थी, हर तरफ जो है वो सख्ती ही सख्ती थी, और टफ कंपटीशन इतना ज़्यादा कि फिर हल्की सी लापरवाही आपको उस कंपटीशन से बाहर कर देती थी। और अगला पॉइंट देखें, वो तो सब स्टूडेंट के साथ होता है, फेल्ट हैप्पी एट वीकेंड। डेविड डचेस कहता है मुझे बहुत खुशी होती थी, मैं बहुत खुशी महसूस करता था वीकेंड, जब हफ्ता खत्म होता था, जब तालीमी हफ्ता खत्म होता था, आगे हमें 2 छुट्टियां होती थी, तो उस वक्त कहता है मुझे बहुत ज्यादा
खुशी होती थी, मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता था। एंड एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर समर हॉलीडेज, और गर्मियों की छुट्टियों के लिए तो मैं बहुत ज्यादा पुरजोश होता था। यानी गर्मियों की छुट्टियां एक तवील अरसे के लिए होती हैं, एक इंजॉयमेंट का और फन का जो है वो टाइम होता है, तो कहता है उसको मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करता था, उसके लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता था। यानी पूरा साल इस खुशी में गुजार देता था कि आगे गर्मियों की छुट्टियां आएंगी, यानी वो एक तवील पीरियड होगा और वो पूरा साल उन्हीं गर्मियों की छुट्टियों को गुजारने के लिए मुख्तलिफ प्लान्स डेविड डचेस कहता है कि मैं बनाता रहता था। और आगे है जी यूनिवर्सिटी लाइफ। यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या कहता है, कहता नो कंपल्शन टू अटेंड क्लासेज। कहता यूनिवर्सिटी लाइफ में मजे होते हैं, अटेंड क्लासेस, क्लासों में हाजिर होना जो है वो जरूरी नहीं होता। कंप्लीट फ्रीडम, मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती है, यानी वहां पे टीचर्स भी सख्ती नहीं करते और वहां पे आपको क्लास अटेंड करने की मजबूरी भी नहीं होती और आपको हर तरह से मुकम्मल आज़ादी होती है। और वो तमाम आज़ादी जो आपको स्कूल में नहीं मिलती, यानी वहां पे कोई सख्ती नहीं होती और वहां पे आपको क्लास अटेंड करने की कोई मजबूरी नहीं होती। तो यहाँ पे आपको डेविड डचेस की स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ का पता चल गया। स्कूल लाइफ को उसने कहा है जी कंपल्शन टू अटेंड क्लासेस होती है, फ्रीडम नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती है, स्कूल वर्क, होमवर्क, टफ कंपटीशन, नो टाइम टू रिलैक्स। और उसने आगे कहा डल, बोरिंग। लेकिन इसमें वो कहता है कि जब हफ्ते का इख्तिताम होता था तो मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता था। और समर हॉलीडेज तो कहता है उसके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा पुरजोश होता था। और हफ्ता वो कहता है कि मैं वीकेंड के सहारे पे गुजार देता था और पूरा साल जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के उम्मीद पर मैं गुजारता था। जबकि यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में उसने बताया है कि वो मजे की थी, वहां पे कोई कंपल्शन नहीं थी क्लासेस अटेंड करने की और वहां पे मुकम्मल आजादी भी हासिल थी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी डेविड डचेस बताता है जी, उसने अपनी छुट्टियों के बारे में जिक्र किया है कि उसे स्कूल लाइफ में किस तरह की छुट्टियां हासिल होती थी, छुट्टियां मिलती थी। उसने 3 कैटेगरीज का जिक्र किया है छुट्टियों की। कहता वीकली हॉलीडेज, जो 3-4 दिन 5 दिन पढ़ने के बाद 2 छुट्टियां मिलती थी, हफ्ते और इतवार की, और जुमे वाले दिन जो है वो कहता हाफ डे हमें मिलता था। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी का जिक्र किया उसने ओकेजनल हॉलीडेज, और तीसरी कैटेगरी का जिक्र किया उसने समर हॉलीडेज। तो हम इन तीनों का जिक्र करेंगे। पहले हम देख लेते हैं वीकली हॉलीडेज, यानी वीक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन होते थे इनकी स्टडी के, तालीम के, और उसके बाद इनको 2 छुट्टियां मिलती थी। कहता है ये जो छुट्टियों का मजा था, जो वीकेंड का मजा था, वो कहता है जुमे रात की सुबह से आना शुरू हो जाता था। यानी जुमे रात की सुबह, थर्सडे मॉर्निंग को जब हम स्कूल जाते थे तो कहता है ये एहसास होता था कि आज का दिन है और कल का दिन फिर आगे हमें 2 छुट्टियां होंगी। तो यानी वीकेंड का मजा जो था वो उन्हें थर्सडे मॉर्निंग से आना शुरू हो जाता था। अब उसने थर्सडे मॉर्निंग को क्या कहा है, कहता हैड प्लेजेंट फीलिंग, बहुत ही मजे के जज्बात होते थे, बहुत ही मजे की फीलिंग्स होती थी। और फ्राइडे मॉर्निंग को उसने कहा रोज कलर डे, खुशियों भरा दिन होता था कि बस अब आधा दिन है आज का और उसके बाद हम घर जाएंगे। तो जुम्मे का जो दिन होता था ये रोज कलर डे होता था जो सुबह होती थी। और इवन के स्कूल में जब वो जाते थे, कहता है वो जो आधा दिन हमने स्कूल में गुजारना होता था तो हम परवाह नहीं करते थे कि टीचर जो है वो कितना काम दे रहा है, कितना पढ़ा रहा है, कम है ज्यादा है, इस चीज की हमें परवाह नहीं होती थी। और जस्ट हमारे सामने जो था वो वीकेंड होता था, जस्ट हमारे सामने जो है वो अगले दिन की छुट्टियां जो दो होती थी वो हमारे सामने होती थी। और इवन के जो जुमे वाले दिन के था लास्ट लेक्चर होता था पार्टिकुलरली, उसमें तो हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं होती थी। यानी हम फिजिकली तो वहां पे बैठे होते थे लेकिन हम मेंटली जो है वो जो आगे वीकेंड था उसका मजा ले रहे होते थे। और जब जुमे वाले दिन छुट्टी के बाद वो एक जंगी कैदी जिस तरह फरार होके जाता है या कैदी जेल से फरार होके जाता है, तो कहता हम ऐसे घर की जानिब भाग पड़ते थे। तो कैदी, मफरूर कैदी की तरह कहता हम घर पहुंचते थे। और जो फ्राइडे नाइट होती थी, बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, कहता जुमे की जो रात होती थी वो हफ्ते की बेहतरीन रात होती थी। क्यों, आगे सैटरडे की भी छुट्टी होती थी और संडे की भी छुट्टी होती थी, तो वो रात कहता है बेहतरीन रात होती थी। एंड सैटरडे नाइट कहता है प्लेजेंट नाइट, खुशगवार रात होती थी, क्योंकि हमें पता होता था कि आगे एक दिन हमारे पास अभी छुट्टी का है। बट संडे नाइट कहता जब इतवार की रात आती थी, कहता अ नाइट विद फुल ऑफ थ्रेट्स ऑफ मंडे मॉर्निंग,
कहता है ये जो रात थी ये थ्रेट्स होती थी मंडे मॉर्निंग, यानी उस रात ये एक किस्म की धमकी आ जाती थी कि सुबह आपने अब स्कूल जाना है, यानी मंडे मॉर्निंग आ गई है, जब से दोबारा से वीक का आगाज होगा, तालीमी वीक का आगाज होगा। तो कहता है फिर हमें याद आता था कि फ्राइडे वाले दिन हमने कितना कितना काम ले लिया था, वो काम हमने किया नहीं किया कैसे। वो कहता है वो सारी परेशानी जो थी मंडे की वो हमें संडे की नाइट को मिलती थी। तो संडे नाइट कहता है यूं कह लें कि बदतरीन रात होती थी हमारी, बेहतरीन फ्राइडे नाइट और बदतरीन जो मंडे की मॉर्निंग का पैगाम लेके आती थी कि जनाब चंद घंटे सो लो, उसके बाद उठना है, तैयारी करके कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो कहता है वो रात जो थी, इतवार की रात जो थी, वो मेरे लिए बदतरीन रात थी। अब दूसरी है, ये वीकली हॉलीडेज का पता चल गया। थर्सडे मॉर्निंग कहता है प्लेजेंट फीलिंग थी, फ्राइडे मॉर्निंग रोज कलर्ड, फ्राइडे नाइट कहता है बेस्ट नाइट, सैटरडे नाइट प्लेजेंट नाइट क्योंकि एक छुट्टी होती थी आगे, और संडे नाइट कहता है नाइट विद फुल ऑफ थ्रेट्स ऑफ मंडे मॉर्निंग। तो यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आगे है जी ओकेजनल हॉलीडेज। ओकेजनल हॉलीडेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ओकेजनल हॉलीडेज एक वो होती थी जो एक्सपेक्टेड होती थी और दूसरी अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड तो वो होती थी, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, जो एक्सपेक्टेड है इसको आपने अनएक्सपेक्टेड कंसीडर करना है और जो अनएक्सपेक्टेड है उसको आपने अनएक्सपेक्टेड करना है, क्योंकि फुटबॉल मैच ये अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज हैं। कभी स्केटिंग के लिए आपको पूरे दिन की छुट्टी मिल गई, कहता कभी हमें स्केटिंग के लिए पूरे दिन की छुट्टी मिल जाती थी, और कभी कोई फुटबॉल मैच होता था तो उस मैच को देखने के लिए छुट्टी मिल जाती थी। ये एक्सपेक्टेड नहीं होती थी, ये अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज थी। तो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज यानी सडनली कोई ऐसा काम हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो या फिर मुल्क में कोई ऐसा हंगामा हो गया जिसकी वजह से जो है वो सडनली स्कूल बंद करना पड़ा, तो कहता वो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज होती थी, उसको भी हम बहुत इंजॉय करते थे। और दूसरी थी एक्सपेक्टेड हॉलीडेज। एक्सपेक्टेड हॉलीडेज का उसने जिक्र किया है, जिस तरह हमारे यहाँ ईद आ जाती है या और त्यौहार आ जाते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि ये त्यौहार जो है वो इसकी हमें छुट्टी मिलेंगी। तो कहता है एक्सपेक्टेड हॉलीडेज हमें भी मिलती थी ईस्टर और क्रिसमस की। कहता है जब मैंने तालीम का आगाज किया तो अर्लियर डेज शुरू में 3 वीक्स, कहता है ईस्टर और क्रिसमस की हमें 3 हफ्ते की छुट्टियां मिलती थी, बट रिड्यूस टू 2 वीक्स। लेकिन कहता है फिर बाद में वो कम होकर 2 हफ्ते की रह गई, यानी 1 हफ्ते की छुट्टियां उन्होंने खत्म कर दी। यानी जब कहता है आगाज था तो 3 हफ्ते की छुट्टियां होती थी, फिर कम होकर 2 हफ्ते की हो गई, और अब कहता है सिर्फ 10 दिन की हैं। यानी ईस्टर और क्रिसमस की जो एक्सपेक्टेड हॉलीडेज होती थी तो पहले वो 3 हफ्तों की होती थी, फिर 2 हफ्तों की हो गई, अब वो कहता है सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों की रह गई हैं, 10 दिनों की रह गई हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको पहले मिस्टेक बता दी है, जो रेड कलर में एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आना है, और जो ब्लू कलर में अनएक्सपेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सपेक्टेड आना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अब यहाँ पे आगे देखें समर हॉलीडेज। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, समर हॉलीडेज। समर हॉलीडेज का भी डेविड एचेस ने बड़ी अच्छी तरह से जिक्र किया है। कहता 2 months हॉलीडेज स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई। कहता 2 महीने की ये छुट्टियां होती थी और इनका आगाज कब होता था, जुलाई में। कहता जुलाई से ये इन छुट्टियों का आगाज होता था और ये पूरे 2 महीने की छुट्टियां होती थी। हैड मैनी प्रोग्राम्स। कहता हम तो पूरा साल प्रोग्राम बनाते थे और हमारे पास बहुत से प्रोग्राम्स होते थे एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजॉयमेंट एंड ब्लेस। और ये गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी, कहता ये एक तवील पीरियड था फन करने का, लुत्फ उठाने का, खुशियां मनाने का, क्योंकि इनमें ना तो कोई कंपटीशन था ना स्कूल वर्क। तो इवन कहता है ये पीरियड जो था वो बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट का था और हम पूरा साल जो है वो इसकी तैयारी करते रहते थे। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि 3 कैटेगरीज का जिक्र किया है डेविड एचेस ने, वीकली हॉलीडेज, ओकेजनल हॉलीडेज, समर हॉलीडेज। ओकेजनल हॉलीडेज 2 तरह की हैं, एक एक्सपेक्टेड है और दूसरी अनएक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड वो जैसे अनएक्सपेक्टेड वो जैसे फुटबॉल मैच के लिए कोई छुट्टी मिल गई, स्केटिंग के लिए कोई छुट्टी मिल गई, या इसके अलावा कोई मैच है तो उसके लिए छुट्टी मिल गई। और एक्सपेक्टेड वो होती हैं जिस तरह ईस्टर है, क्रिसमस है, हमारे यहाँ ईद होती है, तो इनकी जो छुट्टियां होती हैं वो एक्सपेक्टेड होती हैं, स्टूडेंट को उन छुट्टियों का पहले से पता होता है। नेक्स्ट है जी डैचेस अनफुलफिल्ड विशेस। डैचेस की वो ख्वाहिशात जो पूरी ना हुई।
ट्राईसाइकिल पहली कैटेगरी है जो ख्वाहिश की थी, वो ट्राईसाइकिल और बाईसाइकिल। कॉर्नेट और स्लाइड। ट्राईसाइकिल और बाईसाइकिल। कहता डीप विश फॉर ट्राईसाइकिल। कहता जब मैं छोटा होता था कि मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मेरे पास 3 पहियों वाली साइकिल हो। कहता डीप विश फॉर ट्राईसाइकिल। बचपन में मुझे ट्राईसाइकिल का बहुत शौक था। फिर हुआ यूं कि मैं बड़ा हो गया। दैट विश चेंज्ड इनटू बाईसाइकिल। तो कहता जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो वो मेरी जो 3 पहियों वाली साइकिल की ख्वाहिश थी वो बाईसाइकिल में चेंज हो गई। 2 पहियों वाली साइकिल में वो ख्वाहिश बदल गई। His parents could not fulfill his wish as they were poor. और इसके वालिदैन इसकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गरीब थे। तो यानी इसे बाईसाइकिल की ख्वाहिश थी, ट्राईसाइकिल की ख्वाहिश थी, लेकिन इसके वालिदैन इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते थे। और उसकी वजह क्या थी कि इसके वालिदैन गरीब थे। तो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया था कि डेविड डैचेस ने जो है अपनी गुर्बत का जिक्र भी जो है वो बड़ा फ्रैंकली किया है। और डैचेस बॉट हिज फर्स्ट बाईसाइकिल। डैचेस ने अपनी पहली साइकिल खरीदी थी व्हेन ही वाज 21 years old, जब इसकी उम्र 21 साल थी। विद प्राइज मनी से ये इसने हासिल की थी। ही हैड वन, जो उसने जीती थी प्राइज मनी एट एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में। यानी एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में ये प्राइज मनी इसने जीती थी और उस प्राइज मनी से जो है इसने बाईसाइकिल खरीदी थी। तो यहां पे हमें पता चल गया कि डेविड डैचेस की जो ख्वाहिश थी ट्राईसाइकिल की, फिर वो साइकिल में चेंज हुई। उसके वालिदैन ये फराहम नहीं कर सके गुर्बत की वजह से। और फिर डेविड डैचेस ने जो है ये ख्वाहिश अपनी पूरी की जब वो 21 बरस का था, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? एडनबर्ग यूनिवर्सिटी। जब वो 21 साल की उम्र में एडनबर्ग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो वहां से जो उसने प्राइज मनी जीती थी उस प्राइज मनी से इसने साइकिल हासिल की थी। उसके बाद कॉर्नेट और स्लाइड, कुल्फी कह लें, बर्फ वाला गोला कह लें या फिर इसे आइसक्रीम कह लें। कहता स्टूड आउटसाइड द स्वीट शॉप। कहता मैं मीठे की दुकान के बाहर खड़ा रहता था विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेब के साथ। और मैं ये ख्वाहिश करता था कि काश मेरे पास चंद सिक्के हों और उन सिक्कों से मैं ये मिठाई खरीद सकूं। लेकिन वो कहता मैं कभी हासिल नहीं कर सका। हमेशा कहता मैं खाली जेब के साथ जो है वो मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा होता था। हंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ क्राउड अराउंड एन आइसक्रीम बैरो। कहता आइसक्रीम बेचने वाली जो रेडी होती थी, हाथ रेडी होती थी, उसके जो गिर्द हजूम लगा होता था लोगों का, तो मैं उसके किनारे पर उससे साथ खड़ा हो जाता था और काफी देर तक वहां पे खड़ा रहता था। और मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि शायद आइसक्रीम वाले को, शायद कुल्फी वाले को, शायद बर्फ का गोला बेचने वाले को मुझ पे तरस आ जाए और वो मुझे बगैर पैसे लिए वो आइसक्रीम खिला दे। यानी जो दुकान के बाहर खड़ा होता था, जो आइसक्रीम बैरो के गिर्द खड़ा होता था, तो जेब उसकी खाली होती थी। डेविड डैचेस खुद कहता है कि मेरी जेब खाली होती थी, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश होती थी और मुझे लगता था कि शायद मौजज़ाती तौर पे वो मुझ पे तरस खाएगा और मुझे वो विदाउट कॉस्ट मुझे दे देगा, मुझसे इसकी कीमत लिए बगैर वो मुझे मुफ्त में दे देगा। लेकिन वो कहता है कि ये मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हुई। यानी कभी भी उस दुकानदार को, उस आइसक्रीम बैरो वाले को मुझ पर तरस नहीं आया और कभी भी उसने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं किया और पैसों से मैं ये चीजें हासिल नहीं कर पाता था। जी, डैचेस पॉकेट मनी। अभी हमने पढ़ा है कि डेविड डैचेस जो है वो बगैर पैसों के स्वीट शॉप के बाहर खड़ा हो जाता था, आइसक्रीम बैरो के गिर्द खड़ा हो जाता था, शायद वो तरस खाकर इसे दे दें। कहता डेविड डैचेस बताता है, डेविड डैचेस, हिज ब्रदर लॉयनल एंड हिज सिस्टर सिल्विया रिसीव्ड फ्यू पेंस एज अ वीक पॉकेट मनी। कहता चंद सिक्के मिलते थे इन तीनों बहन भाइयों को चंद सिक्के मिलते थे एक हफ्ते की पॉकेट मनी के तौर पर। यानी एक हफ्ते की पॉकेट मनी जो थी इनकी वो चंद सिक्के होती थी। दे डिपोजिटेड इट इन द मनी बॉक्स।
और वो उस रकम को मनी बॉक्स में जमा कर देते थे एंड सेव्ड इट, और इसे महफूज कर लेते थे। यानी उस रकम को वो खर्च नहीं करते थे, अपनी जेब में नहीं रखते थे, आइसक्रीम नहीं खाते थे, कुल्फी नहीं खाते थे, बर्फ वाला गोला कहता हम नहीं खाते थे, बल्कि हम उस रकम को महफूज कर लेते थे। क्यों? कहता वो रकम हम गर्मियों की छुट्टियों के लिए महफूज करते थे। यानी जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो उसी जमा पूंजी को लेकर हम सैरो सियाहत के लिए, हम सैर के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो जब छुट्टियां होती थी तो फौरी तौर पर कहता हम वो जहां पे हमने मनी बॉक्स जो रखा होता था उसमें वो सारी रकम निकालते थे और हम गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए चले जाते थे। कहता दे हैड नथिंग टू स्पेंड। अब वो तो गर्मियों की छुट्टियों के लिए हो गए जो चंद सिक्के मिलते थे, और जो बाकी दिन होते थे, जो बाकी 10 मंथ होते थे, कहता दे हैड नथिंग। डेविड एचेस कहता वी हैड नथिंग टू स्पेंड, हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं होता था। यानी पूरा साल वो कुछ भी खर्च नहीं करते थे, जो भी पॉकेट मनी उन्हें मिलती थी वो उसे महफूज कर लेते थे। और ये भी मैंने आपको बता दिया, जो वो रकम महफूज करते थे, उस रकम को महफूज करने का उनका मकसद क्या होता था। उनका मकसद सीधा सीधा ये होता था कि वो उस रकम को गर्मियों की छुट्टियों में इस्तेमाल करना चाहते थे, यानी रेंट वगैरह के लिए, और आगे जो उन्होंने सैर करनी थी, जो मौज मस्ती करनी थी, जो उन्होंने फन करना था, जो एंजॉयमेंट करनी थी, वो उसके लिए उस रकम को जो है वो बचा कर रखते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यकीनन जो है वो इस चैप्टर की जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, जो इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया है, डेविड एचेस और उसकी जो जिंदगी है, स्कूल कैरियर है, कॉलेज कैरियर है, तो इन सारी जो उसकी लाइफ है उसके बारे में आपको मैंने बताया है। तो यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी, और जब हम रीडिंग करेंगे तो ये सारी बातें आपको उसमें बड़ी ही आसानी के साथ समझ आ जाएंगी।